नमस्कार दोस्तों विश्व बैंक और आईएमएफ लगातार इस बात की चेतावनी दे रहा है कि दुनिया विश्व मंदी की तरफ आगे बढ़ रही है और दुनिया के अलग अलग जगहों के ऊपर हो रहे सामरिक संघर्ष ये बात अब बताने लगे हैं कि दुनिया विश्व युद्ध की तरफ आगे बढ़ रहा है। एक और मंदी के आसार तो वहीं दूसरी ओर विश्व युद्ध के आसार। और इन दोनों परिस्थितियों के बीच दुनिया अपने अपने देशों के आश्रय, वहां के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने अपने देशों के जरूरतें और अपनी अपनी सामरिक और कूटनीतिक बिसात को बिछाने में लग चुके हैं। लेकिन इस दौर में हर कोई इस बात का इंतजार कर रहा था कि आखिर ईरान के राष्ट्रपति आज जब सामने आएंगे तो वो क्या कुछ कहेंगे। पूरी दुनिया की नजर उनके ऊपर थी और तेहरान के भीतर जो माहौल होता है, जितनी बड़ी संख्या में वहां पर लोगों की मौजूदगी थी ईरान के राष्ट्रपति खामखई को सुनने के लिए, वह अपने आप में ये बात बताने के लिए काफी है कि दुनिया की नजर अगर ईरान के ऊपर है और ईरान की नजर अगर अपने लोगों के आश्रय युद्ध की दिशा में आगे बढ़ते हुए कदम को लेकर के है, तो फिर ऐसे में ईरान ये कभी भी नहीं चाहेगा कि दुनिया के बीच वह अलग थलग पड़ जाए। इसीलिए खुलेआम और खुले तौर पर ईरान के राष्ट्रपति ने दुनिया भर के मुसलमानों से ये ऐलान कर दिया कि दुनिया के मुसलमान एक हो जाए। आपका दुश्मन कौन है ये बात समझ ले, आपको बांटने की कोशिश की जा रही है यह भी आप जान ले। और इन तमाम परिस्थितियों के दायरे में अमेरिकी राष्ट्रपति ने जब इसके भी संकेत दिए कि हो सकता है इजराइल जब हमला करे तो उन तमाम जगहों पर ईरान के भीतर हमला करे जहां पर उनके तेल के भंडार हो, और तेल भंडार के ऊपर यदि इजराइल ने रॉकेट गिराया और दुनिया के बाजार के भीतर, वह भी तेल बाजार के भीतर, कैसे हाहाकार एकदम से मचेगा ये बात बताने की जरूरत अब आपको होनी नहीं चाहिए। क्योंकि रूस और यूक्रेन के युद्ध के वक्त जो पाबंदियां रूस पर अमेरिका ने लगाई और नाटो देशों ने लगाया, लेकिन भारत देश एक ऐसा एकमात्र देश रहा जो रूस से लगातार तेल खरीदता रहा। और दुनिया के लिए या फिर यूरोप के लिए भारत ही एक मात्र राहत का देश रहा जिसने रूस से तेल खरीदा, यहां पर उसकी एक्सरसाइज, वहां पर उस तेल की एक्सपोर्ट कर दिया यूरोप के भीतर। यानी यूरोप के भीतर भी कोई संकट तेल को लेकर के नहीं आया। लेकिन जब से ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष शुरू हुआ, यूं कहे कि जैसे जिस दिन ईरान ने 180 से ज्यादा मिसाइलें इजराइल के ऊपर लगातार दाग दिए, उस दिन से लेकर के अब तक बीते करीब 2-3 दिनों के भीतर 10% दुनिया के बाजार के भीतर तेल की कीमत में बढ़ोतरी हो गया। यानी $70 प्रति बैरल से बढ़ करके ये अब 77 बैरल प्रति बैरल तेल की कीमत हो गई है। तो दुनिया के लिए तेल के बाजार में मौजूदगी में भारत को लेकर के कौन सा संकट होगा इस दौर में, और भारत देश के लिए कितना बड़ा संकट होगा इस वक्त में, यह बात भी समझना पड़ेगा। जब युद्ध के शक्ल में जब ये संघर्ष बदल जाएगा तो दुनिया में भारत की कितनी बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी है। यदि युद्ध के जद में मिडिल ईस्ट यानी खाड़ी देश शामिल हो जाती है, जहां पर करीब करीब 90 लाख भारतीयों की मौजूदगी होती है खाड़ी देश के भीतर, उनकी मौजूदगी केवल रोजगार को लेकर के नहीं होती है, बल्कि बहुत बड़ी संख्या में वो पैसा भारत में भेजते हैं। भारत का विदेशी भंडार पूंजी का जो है उस मार्फत धीरे धीरे बढ़ता है, यह बात हर कोई जानता है। लेकिन दुनिया के मुस्लिम एक हो जाए, इस बात को कहने की जरूरत आखिर आज क्यों पड़ गई। और जब अमेरिका के राष्ट्रपति कहती है, वहां की राजनीति कहती है कि एक समय तो ट्रंप राष्ट्रपति रहते हुए जेरूसलम यानी इजराइल की राजधानी बनाने बताने से चूके नहीं, और वो लगातार कहते हैं कि इजराइल के साथ वो खड़े हैं और एक ही झटके में अगर वो राष्ट्रपति बन जाएंगे तो युद्ध समाप्त कर देंगे। और इन तमाम बातों के बीच जो शेयर मार्केट का बुलबुला होता है उसको भी यह तोड़ डालेंगे, क्योंकि अमेरिका की इकोनॉमी जिस बुलबुले के आश्रय खड़ा हो रही है, अगर उसकी असर दुनिया के बाजार में भारत के अक्ष तले अगर देखे तो भारत का बाजार भी इस बुलबुले से दूर नहीं है। यूं कहे कि कल ही युद्ध की आहट जब तेज हुई थी, एक झटके में भारत के शेयर मार्केट से करीब करीब 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान निवेशकों को हो गया। यानी ये कहे कि दरअसल इन तमाम परिस्थितियों के मद्देनजर अब इस बात को समझने की जरूरत आ पड़ी है कि अमेरिका का रुख, ईरान की सोच और इजराइल की रणनीति और इन तमाम बातों के बीच
भारत देश या फिर कहे चीन या फिर आप कहे खाड़ी देशों के बीच की परिस्थितियां क्या कुछ कहती है, इन तमाम बातों को आज एक एक करके सभी के ऊपर गौर फरमाएंगे। लेकिन इससे पहले एक छोटा सा वीडियो क्लिप देखिए, जब आज ईरान के राष्ट्रपति जब कुछ कह रहे थे जुमे के दौर में, जुमे के वक्त वहां पहुंचे थे और वहां के लोगों को संबोधित करने के लिए, तो वहां का दृश्य क्या होता है और क्या कुछ उन्होंने कहा आज देखिए। القاسم المصطفى محمد الله पूरी दुनिया भर में मुस्लिमों की संख्या 2 बिलियन से ज्यादा यानी 200 करोड़ से कुछ ज्यादा है और भारत दुनिया के तीसरे देश में शामिल होता है जहां पर सबसे ज्यादा मुस्लिम जनसंख्या मौजूद है। दरअसल इस जगह पर ईरान के राष्ट्रपति ने दुनिया के तमाम मुसलमानों को एक होने की आह्वान कर डाला, इसका नारा दे डाला। इस नारे का असर क्या होगा, खाड़ी देशों ने अब तक खुद को इस संघर्ष से अलग रखा हुआ है, लेकिन दुनिया भर के तमाम लगभग 57 देशों के भीतर, चूंकि कि एक हिसाब से आप ये कह सकते हैं जो ओवैसी हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन, इससे जुड़े हुए करीब करीब 57 कंट्री आते हैं, 57 देश आते हैं। और दुनिया भर के भीतर जो मुस्लिम देश है या फिर लोग हैं, अगर दुनिया के जीडीपी में अगर इनके योगदान को देखें या फिर इनकी मौजूदगी को देखें तो ये करीब करीब 18 यानी 18 से 22% के बीच होती है। 18 से 22% के बीच दुनिया के इकोनॉमी में मुस्लिम का योगदान या फिर मुस्लिम कंट्री का योगदान या फिर उनकी मौजूदगी कोई आसान बात नहीं है कि कोई एक ही झटके में इसको अलग थलग कर दे। तो क्या इस दौर में ईरान बिल्कुल भी अलग थलग इस दौर में पड़ चुका है? इसीलिए उसको इस तरह की बातें कहने की जरूरत आ पड़ी, जहां पर धर्म के आश्रय ही सही एकजुटता का बोध दुनिया के सामने एक दबाव समूह के तौर पर उभर करके सामने आ जाए, या फिर ये कहे कि इस दौर में अमेरिका जिस रास्ते निकल पड़ा है उसके सामने मुश्किल हालात ये है कि वो इजराइल के साथ खड़ा हो तो कितना देर तक खड़ा हो। अगर वो चुनाव के बाद क्या इस संघर्ष को रोका जा सकता है, डेमोक्रेट्स रोकेंगे या फिर, क्योंकि रिपब्लिकन के तौर पर ट्रंप की मौजूदगी तो इस बात का एहसास लगातार कराती रही है कि वह खुलेआम खुले तौर पर इजराइल के साथ हैं, उसके संघर्ष के साथ हैं, उसके युद्ध के साथ खड़े हैं। इन तमाम परिस्थितियों को कोई किसी से छुपा हुआ नहीं है, लेकिन मौजूदा वक्त में कमला हैरिस कहे या डेमोक्रेट्स कहे, वह भी रिस्क लेने को इस दौर में कतई भी तैयार नहीं है। तो पहले इन तमाम नारों के बीच दुनिया की एक स्थिति को समझ लीजिए, क्योंकि दुनिया के मुसलमान एक हो तो इंडोनेशिया के भीतर सबसे अधिक करीब करीब 25 करोड़ मुस्लिमों की मौजूदगी होती है। पाकिस्तान के भीतर करीब करीब 24 करोड़ के आसपास होती है मुस्लिम। भारत में 20 करोड़ के आसपास होती है। बांग्लादेश में करीब 15 करोड़ के आसपास मुस्लिम होते हैं। उसके बाद नाइजीरिया करीब 9 साढ़े 9 करोड़ के आसपास होती है। इजिप्ट में 9 करोड़ के आसपास, तुर्की में करीब 8 साढ़े 8 करोड़ के आसपास, ईरान में 8 करोड़ 25 लाख मुसलमान होती है। यानी ये कहे कि वहाँ की पूरी जनसंख्या करीब करीब 8.5 करोड़ होती है। उसके भीतर 8 करोड़ 25 लाख मुसलमान यानी 99% से अधिक है। और 99% से अधिक जहां पर मुस्लिमों की संख्या जिस देश में, उसमें मालदीव भी आता है, ब्रिटानिया भी आता है, सोमालिया भी आता है, अफगानिस्तान भी आता है, वेस्टर्न सहारा भी आता है, यमन भी आता है, अल्जीरिया भी आता है, मोरक्को भी आता है, तो सूडान भी इसमें शामिल होता है। और इन तमाम देशों के बीच अगर आप ढूंढते चले जाइएगा तो यमन होता है, सीरिया के भीतर 83% मुस्लिम होते हैं। उसके बाद की परिस्थिति ये होती है कि भारत देश के आसपास की स्थितियों को अगर परखे तो बांग्लादेश में करीब करीब 91% मुस्लिमों की संख्या होती है। मलेशिया के भीतर करीब करीब 61% जो कि 2 करोड़ के हिस्से में शामिल होते हैं। इनकी मौजूदगी रूस के भीतर भी होती है, करीब करीब 1 करोड़ 60 लाख जो कि 10 साढ़े 10 11% के आसपास होती है। इनकी मौजूदगी अमेरिका के भीतर भी होती है। इनकी मौजूदगी इस दौर में आप ध्यान देंगे तो फ्रांस के भीतर है, जर्मनी में है, यूके में है, इटली में है,
लेकिन सवाल है कि यहाँ पर 1%, 5%, 6%, फ्रांस में 10% जरूर होती है, जहाँ पर करीब करीब 67 लाख मुस्लिम होते हैं। सबसे ज़्यादा अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया के भीतर मुस्लिमों की संख्या होती है। लेकिन इस दौर में सवाल है, क्या ईरान सब मुस्लिम को एकजुट करना इसलिए भी चाहता है क्योंकि अब उसने युद्ध के रूप में स्वीकार लिया है कि युद्ध होना तय है? क्योंकि उन्होंने केवल सेना पर अपने भाषण के अंदर छोड़ दिया कि सेना तय करेगी कि उनकी युद्ध कब, कैसे, किस रूप में लड़ा जाए। लेकिन सवाल है कि मौजूदा वक्त में अपने दुश्मनों को अगर मुस्लिमों ने नहीं समझा, जो कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर वो आवाज लगा रहे थे, उसका कितना बड़ा असर पड़ेगा ये बात तो दूर की गोटी है। लेकिन मौजूदा वक्त में अमेरिका की कूटनीति इजराइल के जरिए शायद दुनिया के मंच पे शायद युद्ध की आहट को सुलगा चुकी है। और जो बाइडेन ने आज ये भी एक संकेत दिए कि दरअसल इजराइल हो सकता है कि खास तौर पर तेल के ठिकानों के ऊपर निशाना बनाए। अब यहाँ पर एक बात समझना जरूरी होगा कि इससे तेल सप्लाई के ऊपर असर पड़ेगा। रणनीति तौर पर महत्वपूर्ण रास्ते दुनिया के लिए बंद हो जाएंगे, आवाजाही महंगी हो जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन महंगे हो जाएंगे, ट्रेड यानी व्यापार के अंदर लागत बढ़ जाएगी और महंगी हो जाएगी। दुनिया ईरान के 7वां बड़ा देश होता है जो तेल का उत्पादन करता है। तेल का भंडार उसके यहाँ चौथे स्थान पे आता है, लेकिन गैस का भंडार दूसरे स्थान पर आता है। ओपेक जो पेट्रोलियम निर्मातक देशों का संगठन होता है, ओपेक, जिसके भीतर तीसरे बड़े उत्पादक देश के तौर पर ईरान शामिल होता है, प्रतिदिन करीब करीब 30 लाख बैरल तेल का उत्पादन ईरान अकेले करता है। इस समय में सबसे ज्यादा तेल चीन खरीदता है ईरान से। पहले भारत देश भी खरीदता था, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध के समय जो रूस ने भारत को 30% छूट का ऑफर दिया और इसका भी ऑफर दिया कि रूबल में ये तब्दीली हो सकती है, डॉलर की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन परिस्थितियों के भीतर भारत एक ही झटके में जो 0.1% लेता था रूस से तेल, वो बढ़ते बढ़ते 35% तक चला गया। और वो तमाम सारे तेल भारत के भीतर रिफाइन होकर के यूरोप देश में जाने लगा और भारत एक लिहाज से एक्सपोर्ट कर करके बड़े तादाद में अपने इकोनॉमी को बढ़ाने भी लगा। लेकिन यहीं पर अगला सवाल ये होता है कि क्या सच में इस दौर में पाबंदी ईरान के ऊपर लगती है या फिर युद्ध की शक्ल में तमाम सारी चीजें आगे बढ़ती है, तो दुनिया के ऊपर इस बात का क्या असर पड़ेगा और भारत देश पे इस बात का कितना बड़ा व्यापक असर पड़ेगा, न केवल तेल को लेकर के बल्कि इसके अंदर जब आप पूरी तरह से देखेंगे, परखेंगे, समझेंगे तो हर क्षेत्र के भीतर भारत के ऊपर असर पड़ेगा। भारत के एमएसएमई को भी अगर आप ले ले, जो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री के तौर पर जिनकी पहचान है, वो इंडियन एक्सपोर्ट में उसका योगदान करीब करीब 45% के आसपास होती है। भारत देश की जीडीपी में उसका करीब करीब 30% के आसपास होती है। अलग अलग सेक्टर, चाहे रॉ मटेरियल हो, कंपोनेंट हो, ऑल्टरनेटिव मतलब जो वेस्ट एशिया से ही जुड़ा होता है ऑल्टरनेटिव सेक्टर, उसके भीतर बहुत जबरदस्त असर पड़ेगा। इस समय एमएसएमई से करीब करीब 1 करोड़ 10 लाख कामगार तो जुड़े हुए हैं। आखिर मैन्युफैक्चरिंग जो भारत देश के भीतर होता है उसका आउटपुट करीब करीब 35% के आसपास एमएसएमई से जुड़ा होता है। और टेक्सटाइल जैसे इंडस्ट्री को ले लीजिए, टेक्सटाइल यूरोप और रूस के साथ पूरा डिस्टर्ब हुआ है, एयर रूट डिस्टर्ब होगा। और जो ये कह सकते हैं कि टेक्सटाइल का जो पूरा एक्सपोर्ट होता है उसके भीतर न केवल टेक्सटाइल बल्कि ये कहे कि इलेक्ट्रॉनिक जो गुड्स, जो माल है, हीरे जवाहरात, फार्मा जो दवाइयों से जुड़ी हुई बात होती है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, इस तमाम सारे चीज को ऐसे समझिए कि टेक्सटाइल एक्सपोर्ट 2 साल पहले करीब करीब $42 बिलियन का भारत देश करता था एक्सपोर्ट, जो कि दो साल बाद 23-24 के भीतर घट करके $35 हो गया। और इस समय औसत निकाला जा रहा है करीब करीब ये 21 यानी $21 यानी $10 बिलियन टेक्सटाइल के क्षेत्र में इतनी बड़ी नुकसान पिछले बार की तुलना में इस बार हो सकती है। अब ये भी जिक्र हो रहा है कि भारत, तेल की जिक्र हो रहा है, तो सबसे ज्यादा तेल आयात करने वाला भारत है, क्योंकि अभी न्यूक्लियर के आश्रय एनर्जी को डेवलप नहीं कर पाए। लेकिन यहाँ पर एक बात समझने वाली बात और होती है कि दुनिया की कूटनीति और सामरिक संघर्ष और दुनिया का बाजार तीनों अलग अलग चीजें होती है। इसीलिए यूरोप के जो देश जो नाटो के साथ जुड़े हुए हैं और पाबंदी लगाते हैं रसिया को लेकर के कि उसने यूक्रेन के साथ जो युद्ध किया उसके ऊपर पाबंदी लगा दी, लेकिन न्यूक्लियर के ऊपर पाबंदी नहीं लगी, क्योंकि इस दौर में न्यूक्लियर के जरिए उनकी एनर्जी प्रोडक्शन अभी भी होता है और वो रसिया के ऊपर निर्भर है। तो फिर जहां जिसकी जरूरत है, ये बात भी समझना पड़ेगा, उसके ऊपर प्रतिबंध नहीं लगा है। इसका संदेश बहुत बड़ा है कि अब दुनिया के
विश्व की कूटनीति नए तरीके से गढ़ी जा रही है और इस पूरे प्रक्रिया के भीतर भारत देश इस बात को बाखूबी समझ रहा है। आज भारत देश के विदेश मंत्री दिशा नाइके से मिलने श्रीलंका पहुंचे थे और दिशा नाइके चुनाव जो जीते हैं प्रेसिडेंट का, श्रीलंका के भीतर उन्होंने भारत के खिलाफ नारे दे दिए। अडानी का वहां जो पवन चक्की लगने वाली है, कहा इसको मैं बंद करा दूंगा। ठीक मालदीव के तर्ज पे उन्होंने नारे लगे थे और भारत के खिलाफ नारे लगाते हुए चीन के करीब पहुंचती हुई। और इस समय में भारत ने भी समझा और शायद श्रीलंका भी इस बात को समझे कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के तौर तरीके बदल रहे हैं धीरे धीरे, खासतौर पे सामरिक संघर्ष के मद्देनजर देखे तो। इसीलिए पहली बार, कम से कम ये कहे कि 9 साल के भीतर पहली बार ऐसा हम कह सकते हैं कि विदेश मंत्री करीब करीब 15-16 अक्टूबर को पाकिस्तान जाएंगे एससीओ की बैठक के भीतर शामिल होने के लिए। ये कितना बड़ा अंतर होता है, केवल इस बात से समझिए कि इस अंतर को समझिए तो 29 अगस्त को पाकिस्तान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता भेजा था एससीओ की बैठक के भीतर शामिल होने के लिए और 30 अगस्त यानी अगले दिन ही भारत देश के विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा था कि पाकिस्तान से बातचीत का दौर अब खत्म हो चुका है, हर चीज का समय होता है, हर काम अंजाम तक पहुंचता है, जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हट चुका है, मुद्दा खत्म हो चुका है, अब हम पाकिस्तान से किसी रिश्ते के ऊपर क्यों विचार करें। आखिर आज अंत में एक खबर आती है कि विदेश मंत्री 15-16 अक्टूबर को पाकिस्तान जाएंगे, एससीओ की बैठक में शिरकत करेंगे और कूटनीति के इस तौर तरीके के भीतर भारत देश भी इस बात को बखूबी समझ रहा है कि आने वाले समय में मुश्किल हालात क्या होगा और शायद दुनिया, विश्व के हर देश समझ रहा है क्योंकि युद्ध की आशंका तो बढ़ रही है। और इसीलिए जब श्रीलंका पहुंचे देश के विदेश मंत्री तो आर्थिक संबंधों के मद्देनजर दिशा नायक, श्रीलंका के जो दिशा नायक है, उनसे जयशंकर ने, भारत देश के विदेश मंत्री ने बात किया और देखिए मुलाकात किया, उन्होंने क्या कुछ कहा। श्रीलंका चीन के करीब जरूर चला गया है लेकिन वामपंथी नेता दिशा नायक रह चुके हैं और उनकी विचारधारा के तौर पे करीबी चीन के साथ है। लेकिन सवाल है कि जब विश्व पूरे सामरिक संघर्ष से गुजरते हुए युद्ध की आहट के भीतर जा चुका है तो ऐसे में चीन की भूमिका क्या होगी, यह भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन इन तमाम बातों के बीच, खास करके वह चीन हो या फिर भारत देश हो या श्रीलंका हो या फिर इस दौर में पाकिस्तान हो या फिर खाड़ी देशों के बीच तमाम देशों की मौजूदगी ही क्यों न शामिल हो, सभी को और खास करके यूरोप को भी उसके भीतर शामिल कर लीजिए। इस दौर में सबको पता है कि आर्थिक तौर पर अगर मजबूती मिलेगी तो उस दिशा में कदम आगे बढ़ाना चाहिए और ऐसे में भारत कोई आर्थिक तौर पर इस दौर में मजबूत नहीं है। देखिए इस बात का आज खुला आरोप कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस बात का खुलासा किया कि जिस दौर में रूस और यूक्रेन के भीतर युद्ध हो रहा था उस समय में रूस के भीतर बहुत बड़ी संख्या में भारत देश के मजदूर वहां पर काम करने गए और युद्ध से प्रभावित क्षेत्रों के भीतर उनको भेजा गया। दिल्ली की अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने उस रिपोर्ट को में बताया, वो अपने रिपोर्ट में, कि किस तरीके से यहाँ से जो लोग नौकरी की तलाश में रूस गए वहां पर कितने मुश्किल हालात में जी रहे हैं। और इन तमाम बातों के बीच जो आरोप आज कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लगाया कि करीब करीब 15,000 भारतीय मजदूरों को नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन तैयार कर रहा है, कहाँ भेजने के लिए? इजराइल भेजने के लिए, क्योंकि इजराइल के भीतर सभी वहां के नागरिक युद्ध के भीतर शरीक होते हैं, उनको अपनी ट्रेनिंग, मिलिट्री ट्रेनिंग होती है, तो काम फिर वहां पे कौन करेगा? तो ऐसे में भारत देश से आए हुए कामगारों से काम लिया जाएगा और भारत देश के रिश्ते इस दौर में काफी निकट के होते हैं इजराइल से। मतलब 1992 के भीतर भारत पहली बार इजराइल के सामने उस समय और आज के तादाद में वक्त में कितनी करीबी आ चुके हैं। भारत और इजराइल के बीच इस बात से समझा जा सकता है कि भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्रियों की कतार में पहले और एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री है जो कि इजराइल गए और नेतन्याहू के साथ उनकी यारी को इस दौर में छुपी हुई नहीं है। ऐसे में सियासी तौर पर और भी कई मुद्दे को लेकर के ये बार बार सामने आती रही है, लेकिन सवाल मौजूदा वक्त में भारत देश की इकोनॉमी का होता है। तो भारत देश के भीतर अगर स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन 15,000 भारतीय मजदूरों को स्किल के तौर पर भेजे, यानी स्किल्ड लेबर के तौर पर भेजे, तो इस दिशा में अगर है तो इसका एक दूसरा रूप शायद वो शेयर मार्केट भी होता है, जिसके भीतर कल एक ही झटके में 10 लाख
1,20,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा निवेशकों का नुकसान होगा, क्योंकि युद्ध की आहट चरम पे थी। तो युद्ध की परिस्थितियों के भीतर वह बुलबुला फट जाएगा जो कि शेयर मार्केट या बाजार को संभाले हुआ। अगर युद्ध की आहट में शेयर मार्केट की अगर बुलबुला फटेगा तो शेयर मार्केट के अंदर तेल की कीमतों का कितना बड़ा बोझ भारत की इकोनॉमी पे पड़ेगा तेल की कीमत में, यह भी किसी से छुपा हुआ नहीं। युद्ध की आहट तले विश्व बाजार के भीतर तमाम सारी चीजें कैसे महंगी होंगी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे, आयात निर्यात पे कितनी सारी चीज महंगी हो जाएगी, उस पर जो कमाई होती है वह भी इस दौर में कितनी ज्यादा महंगी हो जाएगी। युद्ध की आहट अगर धार्मिक स्तर पर दुनिया के मुसलमान एक हो जाओ, इस रास्ते अगर आवाजें निकल रही है तो ये इस दौर का बड़ा मुश्किल सबब होता है। ध्यान दीजिए, अमेरिका युद्ध रोकना चाहता है, इस बात का बार बार विरोध हो रहा है, मतलब बातें हो रही है, लेकिन हथियार का सप्लाई की भी बात अमेरिका कर रहा है। यानी अमेरिका इजराइल का साथ ना दे तो फिर क्या करे, क्योंकि वो अपने चुनाव के समय में ट्रंप और कमला हैरिस आमने सामने खड़े होते हैं। मिडिल ईस्ट के भीतर ये सवाल होता है कि ट्रंप आएंगे तो इजराइल को फायदा होगा, कमला हैरिस आएंगी तो आने वाले समय में डेमोक्रेट्स के जरिए कुछ रास्ते सामने आ सकते हैं। लेकिन ऐसे में गाजा, लेबनान, यमन, मिडिल ईस्ट की कंट्री जो है और उसके बाद की जो परिस्थितियां होती है, यानी हिजबुल्लाह, हमास, ईरान से होते होते अगर ये पूरे मिडिल ईस्ट तक अगर पहुंच गया और इसके दायरे में अगर पूरा मिडिल ईस्ट आ गया तो फिर कितना बड़ा असर केवल ये ईरान के जवाहर बंदरगाह का जिक्र भर नहीं होता है, ना ही G20 ने जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने का जिक्र किया था कि यूरोप तक कैसे वो कॉरिडोर काम करेगा। सवाल इस बात का भी नहीं है, सवाल तो इस दौर में ये है कि भारत देश के लोग अलग अलग जगहों के ऊपर, ईरान के भीतर करीब 10,000 भारतीय लोग हैं, इसराइल के भीतर 20,000, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात, ओमान, बहरीन, कतर, ओपेक, यहाँ से 10,000 से अधिक यानी 35 लाख तक भारतीय लोगों की मौजूदगी है, जो बताती है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग वहाँ काम करते हैं। कल को युद्ध की परिस्थिति में अगर ये पूरा इलाका अगर घिर गया तो जो विदेशी मुद्रा भंडार के भीतर भारत देश की कमाई है, जो रेमिटेंस आता है उसके भीतर जितना पैसा टैक्स के जरिए जाता है, वो तमाम सारे चीजें तो रुकेंगे ही। इतने सारे लोग को आप रिहेबिलिट कैसे इंडिया के भीतर तब करेंगे जब आप युद्ध वाले देशों के भीतर भारत देश के मजदूरों को भेजने के लिए पॉलिसीगत तरीके से भेज रहे हैं। सवाल है कि इकोनॉमी प्रोसेस के भीतर भारत देश के सामने मौजूदा वक्त में एकमात्र शेयर मार्केट है जिसका ग्रोथ इस समय में हो रहा है। उस शेयर मार्केट से जुड़े हुए देश के कॉर्पोरेट का ग्रोथ इस दौर में हो रहा है। भारत देश की पूरी इकोनॉमी पूरे उस बुलबुले के ऊपर जाकर के अटक गई है जो बुलबुला युद्ध के समय में काम नहीं करेगा। और अमेरिका के भीतर भी तमाम सारे सवाल है कि जो ट्रंप अपने भाषणों के जरिए लगातार इस बात का जिक्र करते हैं कि दरअसल जो इकोनॉमी दिखाई देती है उसके पीछे कर्ज में डूबा हुआ अमेरिका है, जिसने अपनी इकोनॉमी से कई गुना अधिक कर्ज जो है वर्ल्ड बैंक और IMF से उठाया हुआ है। भारत देश को लेकर के भी IMF कई बार ये बात कह चुका है कि 2027-29 तक आते आते भारत देश के GDP के बराबर कर्ज हो जाएगा। ये तमाम सारी परिस्थितियां मौजूदा वक्त में क्या कुछ बताती है। अंत में 2-3 सवाल। पहला सवाल तो ये कि जिस विश्व की इकोनॉमी के आश्रय संबंधों को अंतर्राष्ट्रीय तौर पर बनाया जा रहा था उसके भीतर, और जिस ट्रेड रिश्तों की वजह से चीन और अमेरिका भी आमने सामने आकर खड़े हो गए, वहां पर यह युद्ध की शक्ल में चाहे हो सकता है दुनिया विश्वमंदी के तरफ कदम आगे बढ़ा रही हो, या फिर ऐसे में हथियार और उसका बाजार यानी उसका मार्केट पनपते रहे, बढ़ते रहे और उस इकोनॉमी को एक साइकिल में घुमाते चली जाए जिससे कि इकोनॉमी चलती हुई दिखाई दे, तो फिर यह तमाम सारे चीज वह देशों के साथ होगा जो केवल हथियार बनाते हैं, मतलब जो हथियार बनाते हैं और जो अपने हथियारों को उस जमीन के ऊपर लगातार बरसाने के लिए भेज रहे हैं, वह यूक्रेन की जमीन हो या फिर इजराइल या फिर लेबनान की जमीन हो, वो गाजा पट्टी हो या फिर वह हिजबुल्लाह के टारगेट पे लेने वाले इराके हो, यानी कुछ भी हो। इस समय की परिस्थितियों के भीतर इकोनॉमी तो कहीं ना कहीं सामरिक संघर्ष से जुड़ी हुई है। वही सामरिक संघर्ष अगर युद्ध की शक्ल में तब्दील हो जाएगी तो वह व्यापारिक रास्ते, तो तमाम सारे रास्ते और आपस के ट्रेड के जरिए जो मुनाफा बनाने, फायदा कमाने और लाभ पहुंचाने के शेयर बाजार सरीखे के ऊपर बुलबुले जो बनते हैं उस पर कहीं न डगमगा जाएगी तमाम सारे चीज। संकट इस दौर में इसलिए शायद बड़ा है, ये आहट
न्यूक्लियर बम का इंतजार नहीं करते। सवाल है न्यूक्लियर बम के आश्रय तो एक जगह पे तबाही हो सकती है, लेकिन सवाल है कि पूरी विश्व की इकोनॉमी के ऊपर जब इस बात का असर पड़ेगा और इतनी बड़ी संख्या में जब लोगों की आवाजाही और हर उस देश के भीतर होगी जो गरीब देश है या फिर वो डेवलपिंग स्टेट के अंदर यानी विकासशील देश है, और विकसित देश और विकासशील देशों की इकोनॉमी के भीतर रिस्ट्रिक्शन लाना पड़ेगा प्रवासियों को लेकर के। इन तमाम सारे संकटों के बीच पूरे विश्व के हिस्से में अगर इस दौर में ध्यान दीजिएगा आप, तो करीब करीब 10 से 20 करोड़ लोग एक ही झटके में इस दायरे में आकर सिमट जाएंगे जो दुनिया के अलग अलग जगहों पर मौजूद है, और इस युद्ध के बाद उनकी परिस्थिति नाजुक ना हो जाए और इससे प्रभावित क्षेत्रों के भीतर आने वाले देशों की संख्या करीब करीब साउथ ईस्ट एशिया या फिर मिडिल ईस्ट को लेकर लीजिएगा तो इसके भीतर सबसे पहले नंबर 1 पर होगी असल संकट इस बात को लेकर के मौजूदा समय में कि तमाम सारी परिस्थितियों को जिस लिहाज से खड़ा किया गया है उसके भीतर अमेरिका के हाथ से भी कहीं ये तमाम सारी चीजें निकल तो नहीं गया है। देखते रहिए। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा दूर तक शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।